एक मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आवाज थोड़ी बहुत आपको थोड़ी हो सकता है कि मैं बहुत लाउड ना बोल पाऊं क्योंकि गला भी बहुत खराब है एंड फीवर भी हुआ है, ठीक है। तो प्लीज वॉल्यूम कर लीजिएगा तेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी ने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर ही लिया था, बट आज बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए हैं, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी ने पूछा है वो सारा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा और ये 1 लाइनर पीडीएफ है, तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। तो अल हिलाल क्वेश्चन है, अल हिलाल, और ये ऐसे भी पूछेगा कि अल हिलाल जो है किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो वो है हमारे अबुल कलाम आजाद। याद रखना, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल को संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा हुआ है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। आप मुझे बताओ कि मराठा किस भाषा में है और केसरी, ये भी पूछा गया है इनका। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो समाचार पत्र हैं वो बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित हैं। तो मराठा और केसरी जो है समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक। आप बताना जरूर, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि मराठा किस भाषा में है और केसरी, ठीक है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, तो वो है आर्य समाज, ठीक है। और अभी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये भी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट ये आज की बेसिकली जो भी प्रश्न बुक्स एंड ऑथर वाले हैं वो इसमें मिल जाएंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो वो है इंडिया डिवाइडेड। और इस पे आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये सारे जो पीडीएफ होता है ना, ये सब कुछ मैं खुद जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी क्वेश्चंस में से ढूंढ के खुद क्रिएट करती हूँ। तो इसलिए थोड़ी बहुत आपको बस लैंग्वेज में हो सकता है कि मैं इंग्लिश का ना नोट कर पाऊँ क्योंकि बहुत समय चला जाता है। तो कौन सी पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ठीक है, याद रखना इंडिया डिवाइडेड, ऐसे करके भी पूछेगा कि इंडिया डिवाइडेड जो है किसकी पुस्तक है, तो भी आपको याद रखना है कि ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। एंड प्लीज ये नंबर भी याद रखना क्योंकि कई बार ना इनका नंबर ही पूछ देता है आपसे, प्रश्न में भी आंसर छिपा हुआ है, सोचिए। तो इस प्रश्न में 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया, तो वो ज्योतिबा फुले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक जो है, संपादक कौन था। संस्थापक भी पूछ सकता है, संपादक भी पूछेगा आपसे, तो वो है शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष जो है वो अमृत बाजार पत्रिका के क्या है, संपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, तो वो शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर। आप इस वर्ड से भी याद रख सकते थे, बहिष्कृत। बहिष्कृत जैसे ही नाम आएगा समझ लेना, बहिष्कृत भारत जर्नल ये किसने शुरू किया, बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं। यहाँ पर नीचे आंसर मिल जाएगा। तो याद रखना कि जो अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक मतलब अनहैप्पी इंडिया अगर जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना है अनहैप्पी लाला लाजपत राय, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि अनहैप्पी, या फिर ये भी पूछेगा कि लाला लाजपत राय से संबंधित इसमें से कौन सा पुस्तक है, तो दोनों तरीके से याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया। कुल मिलाकर यहाँ पर रटने वाला ही खेल चल रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कितनी सारी किताबों में कितना आप ट्रिक लगा पाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें तो रटनी ही पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, जो भी पहली चीज होती है ना वो जरूर पूछेगा, तो बंगाल गजट है, पहला समाचार पत्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित है, तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। अब मान लो इसमें से कुछ चीजें आपको याद है, तो बीपीएससी ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी बहुत सारी किताबें रखेगा, तो अगर आपको एक दो तीन पता है, एक ना भी पता हो, तो भी तो एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय, आपको पता ही है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं ये। इनके संपादक किस चीज के संपादक है, तो संवाद कौमुदी के। और ये प्रश्न पूछा था कि संवाद कौमुदी किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। तो दोनों चीजें याद रखना है। सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय जो है वो संवाद कौमुदी के संपादक है, और ये किस में है, तो बांग्ला भाषा में है। तो प्लीज ये भाषा भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अभी हम इनके बारे में ही पढ़ रहे थे,
सबसे पहला ही प्रश्न जो था, तो याद रखना इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इनके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने को नहीं पड़ेगा जितने भी बुक्स हैं। अगला प्रश्न देखो, बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो आपको पता ही है कि बंगाली जो है ये एक फेमस जो है न्यूज़पेपर था कोलकाता का, इसको स्टार्ट किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, दो पत्रिकाएं, एक आपको पता है नवजीवन और दूसरा है यंग इंडिया, इसका संपादन किसने किया था? और ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये है महात्मा गांधी। ठीक है, नवजीवन और यंग इंडिया इन दोनों का संपादन किया है महात्मा गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, हमने पढ़ा है, इनको किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उधम सिंह जाते हैं और किसको मार के आते हैं लंदन में, वो आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ये नाम इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार, तो ये नीचे आपको मिल जाएगा, तो याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? याद रखना, नहीं पूछा है, तो एक संध्या है, युगांतर है, गदर है, यंग इंडिया है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो यंग इंडिया थी ना, वो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर इतने सारे नाम आ गए हैं तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 1919 में गांधी जी ने भारत में, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने देखा बहुत सारे कमेंट आए हैं कि 1901 में, यहाँ पर मैं बता देती हूँ क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड है, कि 1901 में आपको पता है कि गांधी जी जो है केवल एक कांग्रेस अधिवेशन जो बेलगाम कर्नाटक है उसकी अध्यक्षता करते हैं, बट 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना, उसमें ये भाग भी लेते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जब वो 1915 में ही भारत वापस लौटे तो वो 1901 में कैसे आ गए? तो देखिए इस बीच में आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहला जो भाषण हुआ था उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उसमें भी वो संबोधित किए थे। तो इस बीच में ना वो एक बार भारत आते हैं परमानेंट, तो वो 1915 में आते हैं। इस बीच में जब वो इंडिया आए होते हैं तभी जाकर वो इसमें भाग लेते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ये चीजें आप गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हो, मैंने सोचा यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1919 में गांधी जी ने भारत में 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं, एक यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत की थी, और 1933 में गांधी जी ने एक तीसरा साप्ताहिक हरिजन, याद रखना हरिजन जिसका अर्थ है भगवान के बच्चे, इसको भी जोड़ा था। तो ये गांधी जी से रिलेटेड है, तीनों के तीनों आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखें यंग इंडिया जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर, सॉरी भीमराव अंबेडकर नहीं, बीडी सावरकर। जैसे ही मैंने बी देखा तो मुझे लगा भीमराव अंबेडकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वो है बीडी सावरकर, और ये हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास में भी कई बार किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये तारकनाथ दास, इन्होंने जो है फ्री अखबार शुरू किया था, फ्री हिंदुस्तान अखबार, फ्री अखबार नहीं फ्री हिंदुस्तान अखबार स्टार्ट किया था। कहां पर? अमेरिका में, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस ये किसने लिखा है बताइए? तो सीआर दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस ये है इसका मतलब, तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी है सीआर दास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो वो है जेम्स मिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये आपके जीएस में पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो भी आपको मिलान वाले जो आते हैं ना, उसमें आपको एलिमिनेशन करने में आसानी होगी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अभी हमारा ये हिस्ट्री ही चल रहा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? देखो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, तो इसलिए पीडीएफ में एक साथ मिलेगा ना, तो आपको आसानी होगी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आरसी दत्त। ठीक है, चलिए झंडा गीत किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी से है, संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, इंडियन अनरेस्ट
अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वो है वैलेंटाइन शिरोल। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ना आपका बीपीएससी, उसमें पूछा हुआ है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, देखो जो नील दर्पण है ना उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, वो किसने किया है? तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, माइकल मधुसूदन दत्त। याद रखिएगा, माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? हमारी एनी बेसेंट। और आपको पता ही है कि ये जो है पहली महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, और आपको होम रूल लीग संस्थापक से भी ये संबंधित है। और इनके जो न्यू इंडिया वो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र हैं, इन दोनों में से कभी आपको न्यू इंडिया देखने को मिल सकता है, कभी कॉमनवेल्थ, बट ये पूछेगा। तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य जो है लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि मैंने आपसे ऊपर पूछा ही था कि मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा, ये मैंने क्यों पूछा था? क्योंकि आप सोचो, मराठा जो है इनकी अंग्रेजी में है, सोचिए मराठा अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो मराठी, ये मराठी है, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आपसे मराठा पूछेगा ना तो वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी समाचार पत्र है, और जो आपका केसरी है ना वो मराठा है। तो बस अपने मन में समझ लो कि भाई देखो, मराठा मराठी में तो हो नहीं सकता, अंग्रेजी में ही होगा, और केसरी मराठी में चला गया। इस तरीके से आपको भाषा भी याद रहेगा। तो ये दोनों आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ठीक है, चलिए एंड हमारा ये लास्ट है, क्योंकि जितने भी बुक्स एंड ऑथर वाले थे सब इस एक में ही मैंने कंप्लीट करा दिया। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो ये पहला था, और पहली चीजें याद रखनी है, जेम्स हिक्की ने शुरू किया है। ठीक है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया है? जेम्स हिक्की ने। तो ये हमारा हिस्ट्री का हो गया। बाकी ये वाले जो मैंने क्लासेस ली थी ना पॉलिटी की 20 क्वेश्चंस, ये तो मैंने करा ही दिया है। इसके अलावा हम लोग करेंगे एंड ज्योग्राफी का। तो ये आपको प्लेलिस्ट, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देखा करें। तो ये वाला पहले ज्योग्राफी करते हैं, देन हम पॉलिटी करेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट। देखिए, हाँ यहां तक हमने कर लिया था, यहां तक हमने कर लिया है। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी, जो कि पूरा मैप फोटोज के माध्यम से आज बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं एंड ट्रिक के साथ। ठीक है, तो एक बात पे लाइक तो कर दीजिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे पूर्वी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ ये देखिए सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे है गुजरात। तो ये ना सबसे पूरब में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पूरब में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिम है गुजरात। तो यहाँ पे सब कहाँ पे सूर्योदय पहले होगा, सूर्यास्त कहाँ पर बाद में होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये मैप आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, आपको मैप में ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इन सबका लोकेशन आपको याद रखना है। गुजरात के पास जैसे कि ये आपको पता है, ये आपका मालाबार तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, तो इससे भी रिलेटेड पूछेगा। लक्षद्वीप किस साइड में है? ये देखिए अरेबियन सी के यहाँ पर लक्षद्वीप है, आपका बे ऑफ बंगाल। तो एक साइड एक बार देखना, यहाँ पर आपका ये म्यांमार है, इससे सटे हुए राज्य, मैंने आपको अरुणामामी याद करवाया है। नेपाल के पास कौन कौन से हैं? तो मैप, ज्योग्राफी में तो आपको मैप पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, कई बार खुद से बनाना होगा। तो यहाँ पर है हमारा, ये देखिए ये हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है, और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। तो ये क्यों मैं आपको बता रही हूं, तो देखिए इससे ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पूरब में आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और सबसे पश्चिमी जो गुजरात है उसमें सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है वहां पर सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले हो जाता है। तो ये नंबर याद रखना है 2 घंटे। अब ऐसा क्यों होता है 2 घंटे पहले? तो ये इसलिए क्योंकि देखिए सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले ही हो जाता है। सबसे पहले सूर्योदय आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व पश्चिम में स्थित है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में हमेशा 2 घंटे का अंतर आता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, फिर भी 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। मान लो कि सूर्योदय हुआ है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता ही है, उसके 2 घंटे बाद आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इतना डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि सबसे पूरब में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात आ जाता है, इसी वजह से। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है।
अब यहां पर देखिए, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा किस राज्य में है? तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको गुजरात दिख रहा है, इसमें ये सबसे लंबी जो है ना, ये देखिए, ये जो आपको गुजरात दिख रहा है, इसमें ये सबसे लंबी जो है ना, ये देखिए, जो ऐसे मैं करी भू तट रेखा है, और सबसे लंबी ही है भारत का, वो है गुजरात। तो आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। तो भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था कि गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है, और इसकी लंबाई, अभी जो मैं आपको गुजरात का ऐसे दिखा रही थी, ये वाला एरिया, तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर है, एंड भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। तो सबसे लंबी तट रेखा जो है किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया है कि जो हमारा भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? पहले आप नाम देख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा, जिसको आप मानक यामोत्तर भी बोलते हैं, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपने 5 राज्य देख लिया। अब याद तो कितना आप याद करेंगे, इतनी सारी चीजें हैं, तो ट्रिक से याद कर लो। उत्तर में मधुमक्खी का छत उड़ाया अंधे ने, तो उत्तर से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से हो जाएगा म से मध्य प्रदेश, छत्ता से आपका छ से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ाया का हो जाएगा उड़ीसा, और अंधे का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। जैसे ही आपने ये ट्रिक याद की तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा उत्तर से तो उत्तर प्रदेश है, मधुमक्खी से तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा, अंधे का आंध्र प्रदेश। ये मैं आपको इसलिए याद करा रही हूं क्योंकि ऑप्शंस में ना कोई 3 दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है जिससे ये 5, मतलब कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, गुजरती नहीं है। अब इन 3 के अलावा आप कैसे छाटेंगे? अगर आपको याद रहेगा तो आसानी होगी। तो बस ये याद रखना, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। ठीक है, चलिए, वैसे पीडीएफ में रहेगा तो आप रिवीजन करते रहना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ये राज्य की बाउंड्री की बात हो रही है और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी पड़ोसी राज्यों की अधिकतम संख्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ना, वो 9 राज्यों से लगती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक स्टेट या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, और वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, अभी आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप तो ट्रेंड कर रहा था ट्विटर से लेके हर जगह पे, तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूटी केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। और आप फोटो देख भी सकते हैं कि हमारा लक्षद्वीप इतना सुंदर है, फिर भी लोग मालदीव जाते हैं। तो ये है लक्षद्वीप, और यहां से प्रश्न पूछेगा क्योंकि सबसे छोटा ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितने प्रवाल द्वीप हैं ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट प्लीज बताना। तो सबसे छोटा है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है लक्षद्वीप। ठीक है, और ये रहा आपका लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। तो यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इलाहाबाद के पास जो मिर्जापुर शहर है ना, मिर्जापुर, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है, कई बार आपको मिर्जापुर ऑप्शन में मिलेगा और कई बार इलाहाबाद। तो बस याद रखना कि इलाहाबाद से ही होकर गुजरती है, इसके पास से होकर गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय की गणना आपको पता ही है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य जो है वो भारतीय बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। अब इसको रटने के लिए तो आप कितना भी रट लें, बट एलिमिनेशन मेथड अगर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई बार चीजें हमसे याद नहीं रहती एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसके लिए मैंने नीचे ट्रिक लिखा हुआ है, ये आप ट्रिक नोट कर लो, याद कर लो। जैसे कि इसमें लिखा है कि कौन से राज्य जो है वो भारतीय बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, और ये इतने ही राज्य हैं जैसे कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और नाम याद करने से अच्छा है कि कहानी ही याद कर लेते हैं। जैसे कि कहानी में आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि असम और बंगाल के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। अब ये हमसे भूलेगा भी नहीं कि देखो भाई, असम और बंगाल यहाँ के जो मेघ है ना, उन्होंने त्रिपुरा में रम पी। अब असम तो से असम हो गया, बंगाल से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, मेघ से आपका जो है मेघालय हो गया,
त्रिपुरा लिखा ही है, और रम से आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रम्पी, रम मतलब मिजोरम, ये मिजोरम का जो रम है ना वो। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको भूलेगा कि कौन से राज्य भारतीय बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? असम और बंगाल के मेघों ने त्रिपुरा में रम्पी। तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, और रम का रम से मिजोरम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक वगैरह तो मैं डायरेक्ट मतलब जब क्लास शूट करती हूँ उसी समय बता देती हूँ। तो आप इसको प्लीज याद कर लें, बस इतना याद कर लो, कभी भूलेगा नहीं। इसके अलावा कभी भी कुछ पूछेगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। जो केरल से गुजरेगा अक्षांश वो तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था ना, लक्षद्वीप हम पढ़ रहे थे, किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो वो है हमारा लक्षद्वीप। अब ये क्या है? सबसे पहले तो ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं ये देखिए, फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो है ना यही है हमारा प्रवाल द्वीप। ठीक है, अंडर द सी इसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। और ये जो है ना प्रवाल द्वीप, ये जो आपको दिख रहा है, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं। तो प्रवाल द्वीप किसे बोलते हैं? ये फोटो में आपको दिख रहा होगा। और ये उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं, जो कि निम्न आकार के आपको यहाँ पर द्वीप दिख रहे हैं। तो इसको आप एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। तो अब हमने पढ़ा कि लक्षद्वीप में कितने मतलब किस स्थल पर 12 प्रवाल द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप, यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रकार के भित्ति मतलब जैसे हम रीफ बोलते हैं, और 5 जो है जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। तो छोटे बड़े सब मिला के 36 और 12 प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखते हैं सबसे पहले, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ये मान लो हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से कर्क रेखा जाती है मित्र पर गमछा झार, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कौन कौन सी जो है राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो लगभग 2 बराबर हिस्सों में बीच में कर्क रेखा है, तो इसने 2 बराबर भागों में तो बांट दिया। तो कौन है वो? कर्क रेखा। माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। तो याद रखना, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कर्क रेखा। अब यहाँ पर हम इसको मैप से देखेंगे। ये देखिए, पहले कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर देता है। मतलब ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी हो जाएगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। और यह प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन माना जाता है। अब ये हम पढ़ ही चुके हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री के कोण पर पृथ्वी अक्षांश का उत्तर वृत्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो, ये रहा आपका बीच में कर्क रेखा, ये इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है 2 बराबर हिस्सों में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कर्क कौन सा ऐसा जो रेखा है, यहाँ पर देखिए जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही, कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, और वो है कर्क रेखा उत्तरी एंड दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो मैप वगैरह के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, कभी भूलेंगी नहीं। ठीक है, चलिए। और अभी हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारा ये लक्षद्वीप है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। आकार के मामले में भारत का सबसे बड़ा मतलब भारत जो है सबसे बड़ा देश है 7वें नंबर पे। ठीक है, आकार के मामले में अगर देखा जाए तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब पहला कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन पूछता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने नोट कर दिया है कि क्या गलतियां हमसे होती हैं और हम किस में कंफ्यूज होते हैं, ताकि आपको कभी ये भूले ना। तो ये प्रश्न पूछा हुआ था, तो इसको डिटेल में देखेंगे कि भारत की जो है ना सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। अब ये आपसे पूछा है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है। अगर पूरी तरीके से नहीं लिखा होता, बस ये पूछता कि कौन सी है, तो आप K2 लगा देते। लेकिन K2 पूरी तरीके से तो भारत में नहीं है ना, POK भी तो है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड। बट ये आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, और एग्जामिनर ऑप्शंस में K2 गॉडविन ऑस्टिन भी लगा कर देगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरीके से भारत में है? वो है नंदा देवी। अब देखिए, ये भारत में स्थित है, तो सारे पॉइंट्स याद रखो। इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, उत्तराखंड में है। भारत का ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पूरी तरीके से हमारे देश के भीतर सबसे ऊंची चोटी है, और ये विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो आपने याद कर लिया नंदा देवी। अब हम नंदा देवी के बजाय क्या क्या ऑप्शंस सेलेक्ट करके चले आते हैं, वो गलती आपसे ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जो लोग K2 लगा कर आते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो
ये मैंने क्या बोला, अगर बस पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तब ये K2 लगाएंगे ना आप। बट अगर क्वेश्चन ही लिख दिया है कि जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, तो आप कैसे लगा दोगे K2? तब तो आपको नंदा देवी ही लगाना होगा। तो प्रश्न को समझना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 बोलते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये नाम याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि K2 किस श्रेणी में है, तो काराकोरम। यह औसत समुद्र से तल से लगभग 8,611 मीटर ऊपर है। नो डाउट कि ये है सबसे ऊंची चोटी, बट ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। यह दुनिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन यह विवादित क्षेत्र या पीओके में स्थित है। इस वजह से आपको पता है ये सारा विवादित वाली चीजें, तो ये पीओके में है। इसलिए भले यह भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में उल्लेखित हो, बट इसको भौगोलिक या राजनीतिक रूप से अभी नहीं माना गया है। इस वजह से ये आपसे हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है, तो आप नंदा देवी लगा कर आना, ना कि K2, क्योंकि ऑप्शंस में आएगा ही आएगा। और अगर मान लो नंदा देवी है ही नहीं, बस K2 लिखा है, देन तो आप K2 पे ही लगा कर आएंगे। दूसरा कंफ्यूजन किसमें होता है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो इसके निर्विवाद क्षेत्र में स्थित है, कंचनजंगा है, जिसकी चोटी समुद्र तल से 8,586 मीटर ऊपर है। अब ये नंदा देवी से ज्यादा ऊंचा है, बट यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम राज्य में भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भले ही यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट याद रखना, भले ही माउंट कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से भारतीय सीमाओं के भीतर नहीं है, क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। अब देखो, कंचनजंगा जो है वो पूरी तरीके से भारत में नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, तो पूरी तरीके से तो हमारा नंदा देवी ही हुआ। तो नंदा देवी जो समुद्र तल से 7,816 मीटर ऊंचा है, बट ये पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि कंचनजंगा किसके बीच में स्थित है, आपका K2 एंड आपका नंदा देवी। तो ये प्रश्न था, इसका उत्तर मैंने लिखा है, और हम क्या ऑप्शंस लगाकर आते हैं और क्यों लगा देते हैं, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ताकि आप कभी भूले ना। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, अगर मान लो नंदा देवी भी नहीं, कंचनजंगा नहीं है, तो आपको K2 लगाना होगा। बट अगर नंदा देवी भी है, K2 भी है, और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में स्थित है, देन आपको नंदा देवी लगाना होगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है, तो वो है उत्तराखंड। याद रखना, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। अब दर्रे आए हैं तो कुछ और दर्रे पढ़ लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर का, तो ये चलो हो गया हमारा उत्तराखंड। अब हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है रोहतांग दर्रा है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये प्रश्न पूछा था कि किस घाटियों को जोड़ता है, तो यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो कुल्लू घाटी के जो मतलब कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में हो गया। उसी तरीके से आपका ये बारालाचा दर्रा है, यहाँ पर देखिए, जिसको हम बारालाचा दर्रा कहते हैं, जास्कर रेंज में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह से जोड़ता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी के सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 क्लासेस और होंगी मैराथन वाली, देन आपका कंप्लीट। तो रोहतांग आपका हो गया, बारालाचा हो गया, ठीक है, ये भी आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में। अब जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में एक आता है हमारा बनिहाल दर्रा, और दूसरा हमारा आता है जोजिला दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित सबसे लोकप्रिय दर्रा है। यह पीर पंजाल रेंज में है। याद रखना कौन किस रेंज में है। ठीक है। बनिहाल को काजीगुंडा से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे को हम जवाहर सुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो बनिहाल दर्रे का एक और नाम है जवाहर सुरंग। जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, और यह प्रश्न पूछा था कि श्रीनगर को कारगिल और लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा। ठीक है। सारे नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, और ये है हमारा कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाला पूरब है, और ये आपका मालाबार तट हो गया, ये पश्चिमी वाला हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान, देखिए यहाँ पर इसलिए मैप में लिखा हुआ है पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट है, और पश्चिमी तटीय मैदान मालाबार तट है। कोरोमंडल से सटे हुए राज्य आपसे पूछ सकता है, मालाबार तट से सटे हुए राज्य आपसे पूछ सकता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। तो इसमें पूछा था कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ये पूर्वी तटीय मैदान है, और इसका ये हिस्सा है हमारा दक्षिणी भाग, जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है। और पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग हो गया मालाबार तट। तो इस प्रश्न का आंसर कोरोमंडल तट। ठीक है।
चलिए, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? अभी तो हमने पढ़ा बनिहाल दर्रा के। तो जवाहर सुरंग की फोटो एक बार देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा जवाहर सुरंग। ये आप खुद देख सकते हो, इतना सुंदर बना हुआ है। जवाहर टनल या बनिहाल सुरंग जिसे हम बोलते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय मार्ग पर बनिहाल और काजीगुंडा के बीच स्थित एक सुरंग है। तो देख लीजिए, ये जवाहर टनल, जवाहर सुरंग। ठीक है, चलिए अब ये आप फोटो देख सकते हैं, और ये है हमारी एक मिनट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ये आपका है कार्डमम पहाड़ियां, और कार्डमम पहाड़ियां की जो फोटो है ना वो थोड़ी नीचे लग गई है, इसलिए ये दिख गया आपको। ये रहा कार्डमम पहाड़ियां, यहाँ पर देखिए, कार्डमम मतलब इलायची, इलायची वाली पहाड़ियां जो होती है ना, ये है कार्डमम की पहाड़ियां। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है बनी हुई है, यहाँ पर ये इस तरीके से है। तो फोटो के थ्रू आपको भूलेगा नहीं। और बाकी ये रहा जो ऊपर वाली फोटो थी, ये एक जो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, ये रहा बनिहाल, उसी की फोटो नीचे लग गई है। ठीक है, तो ये रहा ऊपर का जवाहर सुरंग और ये आपका बनिहाल, उसी की फोटो है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो वो है हमारी कार्डमम पहाड़ियां। कार्डमम को हिंदी में बोलते हैं इलायची, इसलिए नीचे मैंने फोटो लगाई हुई है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कार्डमम की पहाड़ियां, जिसकी फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ठीक है। अब पहाड़ियां आई हैं तो कुछ और पहाड़ियां कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी की है, ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है अगस्त्यमलाई पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है और यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त्यमलाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु में, प्लस ये पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। देखिए, आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न के साथ आपको एक्सप्लेनेशन जो मिले हैं ना, वही एक तरीके से आपका पूरा कॉन्टेंट है, तो सब कुछ याद कर लेना। अगस्त्यमलाई जो चोटी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी, तो वो होगा हमारा अगस्त्यमलाई। यह इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इलायची जो पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1868 है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, जो नीलगिरी जो पहाड़ी है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। अब ये है डोडा बेटा, आपने देखा होगा कई बार पूछता है, डोडा बेटा लिख देता है और पूछता है ये क्या है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, जो अगस्त्यमलाई है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है, और जो डोडा बेटा है, नाम है डोडा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो अनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, आपको काफी एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारे पॉइंट्स एक साथ लिखा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिण चोटी अगस्त्यमलाई है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा मतलब दक्षिणी भारत की, तो अनाईमुड़ी है। ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रायद्वीपीय लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया दक्षिणी भारत की। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो मैंने हाईलाइट किया है ये पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है, और ये प्रश्न हाल ही में पूछा था और ऑप्शंस में लिखा था कुल्लू एंड स्पीति, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है और ये किस स्टेट में है, आप मुझे बताइए। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रोहतांग दर्रा दिखा दिया जाए। ये आप देख सकते हैं फोटो, कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारा रोहतांग दर्रा, हर एक फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रा। चलिए, और ये है हमारा छोटा नागपुर। ये देखिए, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, तो यह फोटो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है। तो छोटा नागपुर जो है झारखंड का, और आप में से कितने लोग इस वीडियो को झारखंड से देख रहे हैं जरूर बताएं। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड। और छोटा नागपुर किस तरीके का दिखता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम, तो इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है वो है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान जो है सबसे अधिक विस्तृत मैदान है। ठीक है,
चलिए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, लोकेटेड है सबसे ज्यादा ऊंचाई में, तो वो है डुंगरीला दर्रा। ये फोटो देखिए, ये है हमारा डुंगरीला दर्रा। डुंगरीला दर्रा जो है, नाथुला भी रहेगा तो नाथुला मत लगा देना, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई में स्थित है डुंगरीला दर्रा, और ये इस तरीके से दिखता है। अब ये डुंगरीला दर्रा से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं ताकि याद रहे कि कहां पर है ये। तो जो डुंगरीला दर्रा है ये, या फिर जिसको मैना दर्रा बोलते हैं, 5,608 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत मार्ग और सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। डुंगरीला दर्रा आपका उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो याद रखना, डुंगरीला दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी और बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये फोटो है डुंगरीला दर्रा का, और ये जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। ठीक है, तो चलिए, हो गया हमारा डुंगरीला दर्रा, आपने फोटो भी देख लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अभी हम नीलगिरी पहाड़ी पढ़ रहे थे, डोडा बेटा के बारे में, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस पहाड़ी पर आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक में। याद रखना, शिवालिक 100 से आप याद रख सकते हैं, श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक में। अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहां पर मिलती हैं? अनईमुड़ी में मिलती हैं। कहां पर? अनईमुड़ी में मिलेंगी ये तीनों। चलिए आगे देखते हैं, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं, पूरा पॉलिटी बाकी है। वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। ठीक है, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, और ये है आपका नामचा बरवा जो कि सदा ही बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए हम इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। इसकी फोटो में जूम करती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो फोटो के माध्यम से आपको याद रखना, ये आप देख लो, ये हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। ये आपको दिख रहा होगा पूरा व्हाइट व्हाइट, ये सब बर्फ से ढका हुआ है, तो ऐसे भूलेगा भी नहीं। तो जिसे हम बोलते हैं वृहत हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, इसके पूर्वी छोर पे है नामचा बरवा। अब नामचा बरवा ये हम इसमें पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में, कि सदा ही बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंध नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि हिमाद्री के पूर्वी छोर पे है, तो वो है नामचा बरवा। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी एक दिन में ही सारा करा देंगे तो माइंड एकदम से ब्लॉक होने लगेगा, इसलिए मिक्स क्वेश्चन करें ताकि चीजें डिफरेंट चीजें मिलें। हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने ज्योग्राफी कर लिया, अब पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और ये जो पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आज के पॉलिटी के, जो भी आर्टिकल्स वगैरह है आपको रट लेना है क्योंकि पूछा हुआ है। जैसे कि पॉलिटी का देखिए, पहला है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जिसे हम बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले की गई थी, तो वो कब किया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, पूछा गया है तो याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस निर्णय ने संविधान का जो मूल संरचना है उसका सिद्धांत निर्धारित किया था? तो वो किया था केशवानंद भारतीवाद। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है आपको कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किससे निर्धारित हुआ था? तो वो हुआ था केशवानंद भारतीवाद, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये डेट याद रख लेना, 24 अप्रैल 1973। इसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीजें दी गई थी कि संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आज के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे ही देश का है, हमारा देश भारत महान, तो वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। अगला प्रश्न देखो, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें तो अलग अलग देशों से ली हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, तो इसमें बोला गया कि
संविधान में आपने अलग अलग देशों से उधार लिए हैं, इसको क्रिटिसाइज किसने किया था? और क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, और ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये दिन आपको याद रखना है 26 नवंबर। बहुत सारे लोगों का बर्थडे होगा, तो वो किसी न किसी के बर्थडे से ट्रिक से आप याद कर लें ताकि आपको भूले ना। 26 नवंबर भारत में कौन सा दिन जो है वो संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो वो है 26 नवंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून हम किसे मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर ऑप्शन में दे दिया भारतीय संविधान, बहुत सारे लोग तो सुप्रीम कोर्ट ही लगा देंगे। भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो हम किसे मानते हैं? भारतीय संविधान को। संविधान सभा का 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ था, किसके थ्रू? कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या है ये आपको थोड़ा सा याद करना है। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हस्तांतरित करना तथा भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना था। कैबिनेट मिशन को भारत में संविधान निर्माण के तरीकों पर भारतीय राजनीतिक संगठनों से विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया। तो संविधान यही है, संविधान सभा का 1946 के अंतर्गत जो संविधान का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ चीजें तो आपको एकदम से रट लेनी है, जैसे कि ये पूछता है बार बार कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था? तो वो था 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा, ये डेट और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस दिन भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसको अपना लिया था, तो वो है 22 जुलाई 1947। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो ये भी आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। तो आपको डेट और ईयर दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान आखिर में गणतांत्रिक क्यों है? भाई क्यों है? क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ये नहीं कि वंश के अकॉर्डिंग जो है मिलती जाएंगी, इस वजह से तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? गणतांत्रिक है। इसमें कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि हमारा भारत जो है गणतंत्र है। अब इस गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। लोग ही तो बनाते हैं सरकार, हम सब जितने लोग, तभी तो बोलते हैं कि एक एक वोट की बहुत वैल्यू होती है, सोच समझ कर आपको अपना वोट देना है। तो भारत एक गणतंत्र है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा कि हमने कुछ न कुछ चीजें दूसरे देश से उधार ली है। सबसे बड़ा लिखित कहा जाए तो हमारे ही देश का संविधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता। ये किस देश के संविधान से हमने लिया है? तो वो है ब्रिटेन। यहाँ पर दो चीजें अब याद रखने वाली हैं। सबसे पहले तो संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन पूछा था कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। और ये किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, दोहरी नागरिकता लक्षण है किसका है? तो संघात्मक शासन का है। याद रखना। अब बताओ क्या भारत में दोहरी नागरिकता है या नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोहरी नागरिकता का लक्षण है संघात्मक शासन का है। अब ये क्या है दोहरी नागरिकता और किस अनुच्छेद में मिलेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है? एक है, मतलब इकहरी, आप एक ही देश का ले सकते हो। अर्थात भारत का नागरिक केवल भारत का ही नागरिक है, ना कि अमेरिका की तरह वो संघ और राज्य दोनों का नागरिक है। तो याद रखना, सबसे पहले तो याद कर लो अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, स्टेट, ये सारी चीजें याद रखना है अनुच्छेद 1। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि दोहरी नागरिकता क्या होती है। तो दोहरी नागरिकता जो है लक्षण है किसका? संघात्मक शासन का है। तो समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की तरह भारत में नहीं है दोहरी नागरिकता। ठीक है, कि संघ और राज्य दोनों का नागरिक हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो वो आधारित है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये नहीं कि कोई भी चलते फिरते जो है न्याय देता चला जाएगा, किसी को भी मारते पीटते जाएगा। तो भारत में न्यायिक प्रणाली बनी हुई है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान की
किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? और ये है आपका 5वीं अनुसूची। ये प्रश्न पूछा गया है कि 5वीं अनुसूची में क्या क्या चीजें शामिल है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आगे जाते जाते सारी चीजें समझ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? सबसे पहले तो अनुसूची याद रखो कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। प्रारंभिक में कितनी भाषा थी और करंट में कितनी थी? तो आपको पता है स्टार्टिंग में जो है 14 भाषाएं थी, उसके बाद से बाद में ये 22 हो गई और भी हमने अलग अलग भाषाओं को जोड़ दिया, तो ये भी पूछता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं आपको मिलेंगी। अब कितनी है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद याद रखना 344 एंड 351 भारत के राजभाषा से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये दोनों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी मैंने आपको बताया ना कि भाषा आपको किसमें मिलेगा? 8वीं अनुसूची में मिलेगा। और कितनी भाषाएं? 22। अब हो चुकी हैं 22। बट जब स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी ये भी पूछता है कि मूल रूप से तो इसमें 14 ही थी, बट इसमें अलग अलग भाषाओं को हमने जोड़ दिया, देन ये हो गया 22। तो इसलिए आपको ये दोनों नंबर याद रखना है, क्योंकि आपसे अगर पूछ लेगा कि पहले कितनी थी? 14 थी। करंट में कितनी है? 22 है। किस अनुसूची में मिलेगा? 8वीं अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, यही है इसकी विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस प्रश्न से ही 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और ये हमारा लिखा है 11 अनुसूची। अनुच्छेद है इसका 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो वो है 29 विषय। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले याद रखना कि पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये अनुसूची आपसे पूछ सकता है कि पंचायत वाला किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243G है। कितने विषयों को? तो 11वीं अनुसूची है, तो ये 29 विषय याद करने का तरीका है 2 + 9 कितना होता है? 9, 10, 11। तो इस तरीके से आपको 11वीं अनुसूची भी याद हो गई, प्लस विषय कितने हैं? 29 हैं। तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। मान लो अगर किसी को विषय नहीं याद आ रहा है, तो अगर आपको 11वीं अनुसूची है तो आप खुद से सोच लेना ना कि अगर मैं 2 + 9 करूंगा तो भी 11 होगा। इस तरीके से आप विषय भी हो जाएंगे। तो ये दोनों नाम एक दूसरे से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। वहीं पर आपको इससे यह भी याद रखना है कि पंचायत वाला जो ये 11वीं अनुसूची है वो किस संशोधन मतलब किस अधिनियम के द्वारा? तो 73वां संशोधन अधिनियम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस एक प्रश्न से 3 से 4 क्वेश्चंस बीपीएससी बना सकता है, इसलिए आपको ये पूरा प्रश्न आंसर सब कुछ याद रखना है। एक बार रिवाइज करते हैं। पंचायत की अनुसूची अगर आपसे पूछी जाए, 11वीं अनुसूची है, अधिनियम कौन सा है? तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992। अनुच्छेद कौन सा है? 243G। कितने विषय? तो 2 + 9 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 29 विषय, 11 अनुसूची। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी ताकि आपको भूले ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो वो है समवर्ती सूची। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो वो कहा है मुंशी जी ने। कुंडली वगैरह कौन है? एक तरीके से आप याद रख सकते हो, सबकी कुंडली कौन रखता है? मुंशी जी। तो भारत को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो वो कहा है KM मुंशी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आजादी के बाद पूछ रहा है आपसे भाषा के आधार पर, तो वो था 1956। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछे थे कि सबसे स्टार्टिंग में जब आजादी के बाद कितने राज्य और कितने यूटी का गठन हुआ था? तो वो है, आपसे प्रेजेंट वाला नहीं पूछता है, आपसे स्टार्टिंग का पूछेगा। तो 14 राज्य थे और 6 यूटी का गठन हुआ। और ये डेट याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है 1956। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में हमारा जो भारत है उसको एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मतलब सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां संशोधन, इसके तहत जो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, ये 42वां संशोधन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो वो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछता है क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शंस में मिलाकर दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो संविधान की प्रस्तावना में मतलब मुख्य रूप से सम्मिलित इसको नहीं किया गया था, तो वो है हमारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो अभी हम ऊपर पढ़ ही रहे थे, 42वां संशोधन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और साथ में एक और याद रख लो, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, ये सब जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। संशोधन कौन सा है? तो वो है हमारा 42वां संशोधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? संसद के साधारण बहुमत से, बहुमत मिल जाएगा आराम से तो एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये भी आपसे पूछेगा कि किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये आपके सामने आंसर है। ठीक है, चलिए भूमि सुधार से रिलेटेड कौन सा अनुसूची है आप मुझे जरूर बताना। बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भूमि सुधार भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है, राज्य में है कि समवर्ती में है, कुछ भी आपसे पूछेगा तो याद रखो भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा है कि जो हमारा 10वां अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। अगला प्रश्न, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल सिस्टम, इसका विचार हमने कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा। तो ये भी आपको याद रखना है कि फेडरल सिस्टम का विचार हमने कहां से लिया है? कनाडा से। 29 भी यहां पर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देश से ली है, इसलिए एग्जामिनर आपसे ऑप्शंस मतलब कि वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा। तो समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता हमने कहां से लिया है? तो वो हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान को हमने किस देश से अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? अब बताइए, जर्मनी के संविधान से भी प्रेरित है तो वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये जो है जर्मनी से प्रेरित है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? तो सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से लिया है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमने किस संविधान से अंगीकार किया है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो मजबूत केंद्र के साथ आपसे संघ की अवधारणा पूछ रहा है तो वो लिया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? और ये भी कई बार पूछा गया है, आयरलैंड। ठीक है, हमने आयरलैंड से नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा लिया है। हो गया हमारा 36। अगला प्रश्न देखिए,
भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत है? ये ना संसदीय सरकार की अवधारणा की बात पूछ रहा है, तो वो है इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के, अब देखो हमने मौलिक अधिकार तो अमेरिका से ले लिया, अब मौलिक कर्तव्य हम किस देश से लेंगे? तो सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से और आपसे मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का निम्नलिखित में से किसी से अपनी प्रेरणा प्राप्त, मतलब किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? किस क्रांति से? तो बेसिकली रशियन क्रांति से। जो समाजवाद शब्द है जो कि प्रस्तावना में, ये जो है रशियन क्रांति से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कुछ दिनों पहले भारत होगा कि इंडिया होगा, इस पे काफी विवाद चला था, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप जानते ही हैं, तो ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो वो है हमारा अनुच्छेद 1। इसमें जो है लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? आपसे भाग पूछ रहा है। देखो इसमें बहुत सारे पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको बताना है कि जो यूटी है ना, वो किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाग 8, ये तो आप जानते हैं रोमन नंबर में एग्जाम में भी लिखा आएगा, तो 8 इसे बोलते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भाग 8 आपका किससे संबंधित है, कुछ भी पूछ सकता है उल्टा पुल्टा, तो वो केंद्र शासित प्रदेशों से। और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा भाग संबंधित है, तो 8। अब कुछ पार्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने सोचा इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और साथ में अनुच्छेद भी याद रखो, क्योंकि अनुच्छेद पूछेगा ना आपसे। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो अगर आपसे पूछे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो वो है भाग 1 में, और इनका अनुच्छेद कौन सा है? तो 1 से 4 तक है। फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता किस भाग में आती है? तो भाग 2 में। या फिर भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। अब नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है? तो 5 से 11। तो आप इसको एक ट्रिक में याद कर लो कि देखो कोई राज्य होगा, राज्य के अंदर कौन रहेंगे? लोग रहेंगे, नागरिक होंगे। तो सबसे पहले आपका राज्य आएगा, तो भाग 1 हो गया। उसके बाद से राज्य में कौन रहता है? नागरिक रहते हैं, तो भाग 2 में नागरिक। तो कम से कम ये तो आपको याद ही हो जाएगा। और अनुच्छेद आप याद ही कर सकते हैं कि राज्य का अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4 तक, और नागरिक का हो जाएगा 5 से 11 तक। अब जब राज्य में लोग रहेंगे तो लोगों के कुछ अधिकार भी होंगे, तो लोग आ गए दूसरे पे और अधिकार आ गया तीसरे पे। तो भाग 3 में आपका हो गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। कितने अधिकार हैं हमारे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब मौलिक अधिकार आ गया तीसरे में, तो उसके बाद से लोग रहने आए हैं, नागरिकता मिली है। अब लोग रहने आएंगे तो मौलिक अधिकार भी होगा, जो कि भाग 3 में है। तो बस आपको अनुच्छेद याद रखना है मौलिक अधिकार का 12 से 35 तक। अब लोग आ गए हैं, ठीक है, लोगों को अधिकार मिल चुका है। उसके बाद से आता है हमारा भाग 4। अब कुछ रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद और इसका ये भाग कई बार पूछा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है, और इसका अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक। उसके बाद से भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अब देखो मौलिक अधिकार तो तीसरे में आ गया, कर्तव्य तो बाकी ही है, तो कर्तव्य को एडिशनल जोड़ दो भाई, भाग 4A। तो भाग 4A में है हमारा मौलिक कर्तव्य, और इसमें एक अनुच्छेद है 51A। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से आपको पता, ये तो मैंने बता ही दिया कि मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में है, और अनुच्छेद हो गया हमारा 51A। और अब आ जाता है हमारा पंचायत और नगर पालिका, दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग आपसे पूछेगा तो वो होगा हमारा भाग 9 में है पंचायत। अनुसूची अभी मैंने आपको बताई थी, 11वीं अनुसूची, जिसमें विषय कितने हैं? 29 है, 2+9 अभी हमने पढ़ा। तो पंचायत आपके भाग 9 में है, और अनुच्छेद है इसका 243 से लेकर 243O। और अगर आपकी अनुसूची से पूछी जाएगी तो 11वीं अनुसूची है, जिसमें विषय है 29। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा 1 से 2 बार, तभी चीजें याद होंगी। तो ये हो गया। उसके बाद से ये सारे पार्ट्स पूछे हुए हैं। भाग 9A जिस तरीके से मौलिक अधिकार आपका पार्ट 3 में था, देन आपका पार्ट 4A में आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज था, उसी तरीके से भाग 9 में तो पंचायत आ जाएगा, बट भाग 9A में आ जाएगा आपका नगर पालिका।
और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि नगर पालिका किस भाग में है, तो वो है हमारा 9A। इसकी अनुसूची आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद ये रहा 243P से लेके 243ZG तक, ठीक है। ये अगर ना भी याद रखें तो प्लीज ये तो याद ही कर लो, भाग 9 में कौन सा है, भाग 9A में कौन सा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रस्तावना। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? और ये इन्होंने कहा था जस्टिस KS पुट्टा स्वामी केस में। क्वेश्चन पूछता है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया है? तो पुट्टा स्वामी केस, नाम याद रखें। अगला प्रश्न देखें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से है। बार बार मौलिक अधिकार आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना है पॉलिटी में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट से। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या फिर गोलकनाथ केस हम जिसे बोलते हैं 1967, ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला था जो भारत के संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है और ये हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो वो है अनुच्छेद 32 में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। अभी हमने आपको बताया ना, संविधान का भाग 3, भाग 1 राज्य था, भाग दूसरे में लोग आ गए, नागरिकता, तीसरे में लोगों के पास अधिकार आ गए, मौलिक अधिकार, ठीक है। चौथे में नीति निर्देशक तत्व था, फिर 4A में आपका क्या है वो आप मुझे बताएं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा, आपको याद होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो वो था 42वां संशोधन। अब देखो, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976, डेट ईयर याद रखो, इसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के भाग, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी जस्ट ऊपर, किस भाग में है? 4A में। ये देखिए 4A का अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ये पूरी लाइन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये बताओ, पहले कमेंट करके तुरंत बताएं, ना पता हो तो गूगल करो, बट याद रखना कई बार पूछा गया है, ठीक है। और क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि संविधान में मूल रूप से तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, मतलब स्टार्टिंग में कितना था? 10 था, बट बाद में ना 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और जोड़ा गया, तो ऐसे हो गया हमारे 11। अब कौन सा जोड़ा गया है? तो वही जो कि क्वेश्चन पूछता ही है कि बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, ये किससे संबंधित है? तो ये था 11वां। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मूल रूप से कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10 थे, बाद में कितने हो गए? 11। कौन सा जुड़ गया किस संशोधन के द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और जो जुड़ा था वो था बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, इससे संबंधित था। और मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आखिर में मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित कैसे किया गया था? 42वां संशोधन के द्वारा। पार्ट है 4A, अनुच्छेद है 51A, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। वर्तमान समय में आखिर में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखो स्टार्टिंग में ना हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, फिर इसमें से जो धर्म कह रही हूँ, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, भाई हम मौलिक अधिकार तो हो नहीं सकता है संपत्ति का, तो फिर इसको हटा दिया गया और उसको हम लोगों ने लीगल राइट बना दिया। तो इसीलिए अभी हमारे पास है 6 मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हमने इसको हटा दिया और इसको हमने बना दिया कानूनी अधिकार, जो कि 300A के द्वारा।
तो ये भी आपको याद रखना है। ये जितने संशोधन और ईयर होते हैं ना, ये बस देखने के लिए नहीं है, ये पूछेगा आपसे। तो वर्तमान समय में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो फिर हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने भाई, वो भी तो पढ़ना होगा। तो 6 है, ये 6 के 6 आपको याद रखना है। पहला एक आप याद रख लेना, समानता का अधिकार, और जो कि अनुच्छेद है 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद है 19 से 22। उसके बाद से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। देन है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। एंड सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। एंड आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अभी मैंने आपसे पूछा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, वो है 32। तो आप यहाँ पे नंबर वाइज भी देख सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और सातवां जो था पहले संपत्ति का अधिकार, अब उसको बना दिया गया है लीगल राइट, हटा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 6 हमारे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिया है, अमेरिका से। ठीक है, तो ये सब आपको नाम याद रखना है। इसको आपको ना 2 से 3 बार देखना होगा, क्योंकि ये आपसे बस ये नहीं पूछेगा कि मौलिक अधिकार इसमें से बताओ, पूछेगा कौन सा नहीं है, पेयर में बना के दे देगा। फिर आपसे अनुच्छेद पूछ लेगा कि अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछ लेगा 25 से 28। तो इस तरीके से आपको इसको बार बार देखना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देख लिया हमारे मौलिक अधिकार, और ये आज की हमारी क्लास है। और अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि नोट्स बनाना आपके बस का नहीं है अभी, और मैं खुद नहीं चाहती कि आप नोट्स बनाओ, अगर मैं आपको सब कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है, तो ये मेहनत मैं खुद से कंटेंट बना लेती हूँ ताकि आपको मैं पीडीएफ दे सकूं। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में है। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जाते जाते अगर आपका दिल करे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड आप डिजिटल जीके क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बीपीएससी टीआरई 3 की 20 से 25 क्लासेस हुई हैं, 1 लाइनर है, आप उसे जरूर देखें, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए, ये आज की हमारी मैराथन थी, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सब कुछ आज कवर कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।